मुंबई में लाखों लोग जाते हैं एक्टर या एक्ट्रेस बनने और बहुत स्ट्रगल है और सक्सेस रेट मेरे ख्याल से वर्स्ट है इसमें। मैं भी अर्धांगिनी जो कि एनटीवी पे आता था, जयपुर में चला काफ़ी साल, और उसके बाद मीत आया, फिर बीच में लॉकडाउन आया। बम्बई की जो चकाचौंध आपको नज़र आ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बम्बई की चकाचौंध सिर्फ सोशल मीडिया पे है। आपको दिखाया वो जा रहा है जो आप देखना चाहते हो, वो छुपाया वो जा रहा है जो आपको दिखाना नहीं है। सारी बातें एक साइड में। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड था। ये 60 साल का आदमी बोल रहा है, हरियाणा के आदमी को, जो हरियाणा में जिसको पता ही नहीं चीज़ें होती क्या। तो मैं ये सोच रहा है यार, मैं इसको दादा समझ के बैठा था, ये कुछ और ही निकला। समझ रहे हो, ये होता है ना कि 60 साल का आदमी हम दादा समझ के, ये क्या हो रहा है। उसने मेरी थाइस पे हाथ रख दिया और वही जो चीज़ें होती मसलना शुरू किया, थाइस को रब करना शुरू किया। दिमाग खराब नहीं हुआ? तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, देखता हूँ कौन तुम्हारा बाप तुम्हें इंडस्ट्री में काम देता है। मैंने बोला जिसको मिलना होगा वो मिल जाता है, ये बकचोदी वाली बातें करनी नहीं है। आप अपने घर ठीक हो, मैं अपने घर ठीक हूँ। आपको शौक लगेगा सुन के कि एक कपल है, नामचीन कपल है बॉलीवुड के अंदर, उनकी फैंटेसीज हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ बिस्तर पे भेज रहा है और चेयर डाल के बैठ के देख रहा है। ऐसे भी कपल हैं बॉलीवुड के अंदर। हम साथ में रहेंगे तो ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी। ये है डार्क साइड। आप चाहे सुशांत वाला सुन रहे हो, चाहे किसी को, जो भी आप सुन रहे हो सब सच है। मुझे बुलाया गया उसके सेकंड दोस्त के लिए, 3 दोस्तों की कहानी थी। मुझे कास्ट भी किया गया, मुझे बोला कि आप डन हो गए हो। बाद में मुझे पता चला जो हीरो है उसने ये बोला है कि ये मेरे से लंबा है और मेरे से ज़्यादा गोरा है, इसको हटाओ। तो ये इंडस्ट्री जैसी आपको दिखाई जा रही है वैसी ही है, बट इतना भी याद रखिए कि बहुत फिल्टर करके दिखाया जा रहा है। सो दे वांटेड टू हैव अ थ्रीसम। अब वो उनके साथ जब टच में है तो उसको ना एक बहुत डार्क रियलिटी पता चलती है, और वो ये है तो जो एक फैंटेसी थी वो काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आ गया, धंधा बन गया, धंधा बन गया। इस इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चलता है। सॉरी भाई, बट ये फैक्ट है कि एक क्रिएटिव मेरे पास आके बोलते हैं कि आदि आपके कपड़े थोड़े डाउन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो हीरो हैं उन्होंने ये कहा है कि इनके सामने मैं ड्राइवर लगता हूँ। लॉकडाउन वो फेज़ था जब मैंने सुसाइड करने का ट्राई भी किया था, एक सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मरूँ कैसे जिसमें दर्द ना हो। हेलो एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। आज का पॉडकास्ट आपको अपने बचपन में ले जाएगा, जहां पर हम लोग मम्मी के साथ बैठ के सीरियल्स देखते थे ना। तो आज हम डिकोड करेंगे टेलीविजन इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, और उनकी कुछ डार्क रियलिटीज को भी समझेंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, एक राइटर हैं। आपने इनको डेफिनेटली बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा। तो आज हम इनसे इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा रिश्तों, प्यार और बहुत सारे करंट टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू द शो आदित्य भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। तो जैसे आपने ना काफी टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है जी। तो अभी तो मैं नहीं देखता, बट बचपन में जब मम्मी देख रही होती थी तो मजबूरी में देखने पड़ते थे, है ना। तो सबसे पहले तो इसको डेली सोप क्यों बोलते हैं? इसका यार देखो, मूवीज का क्या होता है ना कि मूवीज आई चली गई, 10 दिन लगी थिएटर में, 15 दिन। डेली सोप का मतलब ये कि हर रोज रोजमर्रा वाली चीजें। और जो आप कह रहे हो लेडीज वाला, आज भी लेडीज ही देखते हैं, ये बनाए लेडीज के लिए जाता है। आदमियों का तो इसमें कोई काम ही नहीं होता। आप सीरियल में कभी भी देख लेना भाई, आज घर का जो आदमी होगा, ससुर होगा या बाप होगा, हमेशा अखबार खोल के बैठा होगा, बस घर में हरकतें चल रही होती। सास बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, सास ने बहू को क्या बोला, बहू ने सास को क्या बोला, आदमी जो बैठा हुआ अखबार खोल के उसे पता ही नहीं है। तो ये रोजमर्रा की चीजें होती है, डेली आने वाली चीजें हैं, तो वो वही है डेली सोप। या आप ये समझ ले हर रोज साबुन से हाथ धोने वाले काम है इनके। हाँ वही है। ओके, तो जैसे आपका बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन इंडस्ट्री से, तो आप इसमें कैसे गए? क्योंकि ना मुंबई में लाखों लोग जाते हैं एक्टर या एक्ट्रेस बनने और बहुत स्ट्रगल है और सक्सेस रेट मेरे ख्याल से वर्स्ट है इसमें। भाई मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, वो भी रेवाड़ी, हरियाणा के कोर बिल्कुल सेंटर में। तो बचपन से ही, एक तो एक्टर ज्यादातर पढ़ाई में नालायक होते हैं, ये फैक्ट है। तो मैं भी था, पढ़ाई में इतने खास थे नहीं, मतलब वो पास से मार्क्स आ गए तो ही बड़ी बात है। और इंग्लिश मेरी इतनी कमजोर है कि जो क्वेश्चन होता था उसी को 6 बार लिख के पूरा आंसर बनाता था मैं। तो जैसे तैसे पास कर लिया, 12वीं कर दी, हरियाणा बोर्ड से पास हो गए। जब मैंने बीबीए की, तो बीबीए के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जितना भी मैंने पढ़ा है या मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, अब जो एमबीए करने जा रहा हूँ, वो मेरे मतलब की चीज़ है ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे फादर कहीं से लोन लेके 8 लाख रुपए फीस थी एमबीए की, तो वो सोच रहे थे कि मैं लोन लेके इसके एमबीए वगैरह करा दूँ। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं, और मुझे पता है कि मैं नकल मार के पास आऊँगा। और हरियाणा में अपने बाप के सामने अपनी ख्वाहिशें बताना और सपना बताना, ये ठीक ऐसा ही है कि आप कब्र के पास जाके पूछो कैसे हो, है ना। तो मेरे साथ वही हुआ। मैं एक कमरे में
थोड़ा सा गैप था, हॉल था बीच में, फादर अपने कमरे में बैठे हुए, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ। मैंने 3-4 राउंड मारे, फादर के पास गया, वापस आया, 2-3 राउंड लिए, वो फाइल के पन्ने पलट रहे हैं। वो वहीं से मेरी जिंदगी एक्टिंग शुरू हो गई थी उसी टाइम से, कि मैं मनाऊं कैसे, बात कैसे करूं। तो मैं गया, मैंने सोचा कि यार यही वक्त है, इस टाइम पे अगर नहीं बोल पाए तो जिंदगी में क्या ही करेंगे। मैं गया और मैंने अपने फादर को बोला कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है। तो वो हरियाणा का बाप कैसे बोलता है, वही हुआ, हाँ क्या कह रहा है फिर बताइए, मगर वो एक्टिंग करनी है बस। तो उन्होंने फाइल बंद कर दी। और वो जो बाप और बेटे की दूरी होते हैं ना, मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि हम डरते हैं अपने बाप से बात करने में, कि कहीं बाप कुछ ऐसा ना बोल दे जो हम सुन ना पाए, या हमारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो, हम बेइज्जती ना लगे। उस दिन पहली बार मैंने अपने बाप से खुल के बात करी। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला मुझे एक्टिंग करनी है, ये पढ़ाई वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रही, नौकरी मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मेरे फादर ने वो फाइल बंद करके मुझे एक लाइन बोले थे कि जिंदगी में जो भी करो ना, बड़ा करना, और बिना खत्म किए घर मत आना। और आज भी वही चीज कहते हैं वो। तो उन्होंने बोला ये एक्टिंग वगैरह के बारे में हम जानते नहीं है, ना हमारे कोई रिश्तेदार है, ना कोई पापा बेटा वाला चक्कर है, जाओ मेहनत करो, जो बनना है बनो, पर ये मत देखना कि मेरा बाप पीछे बैठा है वो सपोर्ट करेगा, हम हैं घर में, लेकिन लड़ाई तुझे खुद लड़नी होगी। बस वही था। फिर मैंने थिएटर वगैरह सर्च करने शुरू किए, बैरी जोन किया मैंने, 4-5 महीने के कोर्स होता है वो कंप्लीट किया। बैरी जोन में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार एक बंद कमरे में 20 बच्चों की एक्टिंग से ज़्यादा, कई ज़्यादा मायने रखता है थिएटर के अंदर जब 500 लोग प्ले देखने आए, वो एक्टिंग का जजमेंट चाहिए। तो मैंने फिर श्री राम सेंटर मंडी हाउस, आप जानते होंगे, वहाँ से मैंने 4-5 साल कोर्स किया थिएटर का। देन बॉम्बे चले गए और स्ट्रगल किया, काफ़ी चीज़ें हुई, धक्के खाए, रोए, जो होता है, घर वालों को भी कोसा कि आपकी वजह से मैं आया हूँ। वो होता है ना कि अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस पे निकाले, किसको बोले, क्योंकि आप वो चीज करने आए हो जिसमें आपका कोई हाथ ही नहीं था, जो आपके जनरेशन में या आपके दादा परदादों ने कभी देखा ही नहीं था। तो जो शुरुआती लड़ाई होती है ना, हमेशा सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी ये जो लड़ाई चल रही है, जो आज हम बना रहे हैं, ये आने वाली हमारी 7 पुश्तें सुधारने वाला है, ये होता है। तो वो चीज़ें चलती गई। उसके बाद भगवान की दया से एक सीरियल मिला, मैं भी अर्धांगिनी, जो कि एनटीवी पे आता था, जयपुर में चला काफ़ी साल। और उसके बाद मीत आया, फिर बीच में लॉकडाउन आया। और मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि लॉकडाउन वो फेज़ था जब मैंने सुसाइड करने का ट्राई भी किया था, एक सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, वो किसी रीज़न से हो नहीं पाया था, अच्छी बात है नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें रही, जद्दोजहद भी रही है। बट मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ जो भी देख रहे हैं कि बम्बई की जो चकाचौंध आपको नज़र आ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बम्बई की चकाचौंध सिर्फ सोशल मीडिया पे है, आपको दिखाया वो जा रहा है जो आप देखना चाहते हो, वो छुपाया वो जा रहा है जो आपको दिखाना नहीं है। फर्क है इन चीज़ों में। लोग जाते हैं देखने कि यार मैं एक्टर बन जाऊंगा, लोग मेरे पीछे भागेंगे, मैं टीवी पे आऊंगा। आप टीवी पे आओगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे की भी लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी। मैं हरियाणा से हूँ भाई, और हरियाणा के लड़कों से ना किसी की सुनी नहीं जाती है। ये बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अकड़ नहीं झेलेंगे किसी की, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वहाँ जाके मैंने गाली सही है, वहां जाके मैंने अपने ऊपर काम किया। मैं 109 किलो का आदमी था, 109 किलो का था। मैं एक मॉडलिंग शो में गया, मेरे दोस्त के कहने पे वहां गया, फ्रस्ट्रेशन में जैसे तैसे, हमें मॉडलिंग तो आती नहीं थी, जैसे तैसे किया। वहाँ काफ़ी नामचीन डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने गालियों से मेरा स्वागत किया, गालियाँ दे के मुझे भगाया कि आगे साले डैश 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 मुँह उठा के ये बनेंगे एक्टर, अपने आप को देखो। तो मैंने एक चीज़ बोली कि सर मेरे अंदर कमी क्या है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, शकील नूरानी उनका नाम था, जिन्होंने जोरू का गुलाम मूवी बनाई थी। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि हमने गोविंदा को बना दिया तो चीज़ क्या है, लेकिन गोविंदा मेहनत करता है, तू नहीं। तो अगर एक्टर बनना है, हीरो बनना है, तो वैसा दिखना शुरू करो। मैं घर आया, मैं रोया, मैंने सारे गेनर विनर सब फेंक मारे और वर्कआउट किया। 3 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट मैं 64 के आसपास में वेट मतलब डाउन आ गया था, 64 kg पे आ गया था 109 से। देन मैं बॉम्बे गया, स्ट्रगल किया, अपने आप पे काम किया, अपने टोन पे काम, क्योंकि हरियाणा की लैंग्वेज ऐसी है कि टोन ऐसी है कि वो पकड़ में आ जाती है बहुत जल्दी, खड़ी बोली होती है, और इंग्लिश मेरी वैसे ही कमजोर थी। तो कोई कहता ना हीरोइन को बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे से प्यार करूँ, तो वो ऐसा लगता था क्या 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 करके मानेगा, डांट रहा है। वो आज भी आता है, बट बहुत ज्यादा हमें पकड़ के, हमें जहन में लेके चलना पड़ता है कि हम किस तरीके से बात करें। तो ऐसी जर्नी शुरू हुई और फिर पॉडकास्ट भी आ गया, शादी भी हो गई, तो ये चीजें चलती जा रही हैं। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ये बात आपने ना बहुत सही बोली। मैक्सिमम जो फादर फिगर है ना, बाप लोगों की ऐसी इमेज बनाई हुई कि यार ये ना खड़ूस होते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये ना मेरे ख्याल से एक कपल डिसाइड करता है कि यार नेचुरली जो माँ होती है उसमें एक ममता होती है, तो आप ये सॉफ्ट वाला पार्ट संभालो और मुझे जानबूझ करके इस स्ट्रिक्ट वाले रोल में आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कंडीशनिंग ऐसी होती है कि एक लड़कों को स्पेशली लगने लग जाता है कि यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है,
बट अगर बात करो, ये मैंने भी अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में देखा है कि आप बाप से जब बात करते हो ना, और उनको दिखता है कि आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो और आप में वो बात है, तो उनसे ज्यादा आपका साथ भी कोई नहीं दे सकता भाई। ये हमारे साथ ही नहीं, ये कभी से चलती आ रही है। ये आपने देखा होगा कि आपके फादर भी आपके दादा से बात नहीं कर पाते होंगे, मेरे भी नहीं कर पाते थे। मेरे घर में मैंने आदमियों को हमेशा एक दूसरे से बात करते हुए बहुत कम देखा है। मैंने देखा ही नहीं है बात करते हुए। बातें तब होती है जब घर में कोई कलेश हो जाता है, कोई हल निकालना हो या कोई ज़रूरी काम हो। वरना आज भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बातें अगर करता हूँ तो मैं आज भी जाके खुल के पापा के कंधे पे हाथ रख के डाल, नहीं, मैं इस चीज़ को भी गलत बोलता हूँ कि बाप को कभी दोस्त मत बनाओ, क्योंकि दोस्त में फिर गालियाँ भी चलती हैं, दोस्त में फिर बैठ के शराब भी पियोगे, फिर वो बात भी कह दोगे जो उनको सुननी नहीं थी। वो इज्जत का दायरा खत्म होता है। बाप को बाप की इज्जत दो, बाप की तरह उनसे बात करो, लेकिन बात करो। मैं भी अभी आज ही का कांड मैं आपको बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ गाड़ी लेके इधर ही आ रहे थे पॉडकास्ट के लिए, तो गाड़ी चल रही है और मेरे फादर वो हैं जो गाड़ी को बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं। होता है ना वो जो हल्का सा डस्ट आया, कपड़ा मारो, चमका दो। आज मेरे साथ मेरी सोचो, मैं 32 साल का हूँ, आज रूह कांपी है मेरी वापस से कि मेरा बाप क्या कहेगा। हम दोनों आ रहे थे और गाड़ी चल रही है आराम से, एकदम से एसी में से धुआं निकलने लगा। तो बीच रास्ते में हमें लगा यार पता नहीं क्या आग वाग लग गई, क्या हो गया। और मुझे ये डर नहीं लगा कि गाड़ी में आग लगी, मुझे ये डर लगा मेरा बाप क्या कहेगा अब, कि हरामजादे तूने गाड़ी में आग लगा दी, मेरे बच्चे को क्या कर दिया। गाड़ी साइड में लगाई, बोनट खोला तो उसका शायद एसी का कंप्रेसर वगैरह जो था वो फट गया था, वो उसमें आग लग गई थी। तो फादर आए और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा कि आके चिल्लाएंगे या कुछ कहेंगे। वो आए, देखा और बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ कैब वैब करो और जाओ, मैं देखता हूँ इसे। मुझे रियलाइज हुआ कि यार हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर तो है। अब वो दायरा आ गया है कि अब उसे पता है कि उसकी बीवी खड़ी हुई है सामने, बेइज्जत नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं कहना है कि मेरी इंसल्ट हो जाए उसकी वाइफ के सामने या मेरी वाइफ के सामने मेरी बेइज्जती हो। ये दायरा हमें पहले भी पता था, पहले संकोच होता था, पहले हम डरते थे। एक आदमी से बात करने में डरता है, इसलिए उन्हें लगता है कि यार शायद मेरा ईगो कम ना पड़ जाए, लोग मुझे कमजोर ना समझ लें। आदमी रोने से भी डरता है, आदमी बात करने से भी डरता है, आदमी गुस्सा दिखाने से भी डरता है। गुस्सा आदमी तब दिखाता है जब उसे कोई चीज़ सही करनी हो, लेकिन लोग उस चीज़ को गलत में ले जाते हैं। बाप बेटे बात नहीं कर पाते हैं, बात करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए। यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाप घर की वो दीवार होता है जिसके ऊपर पूरे घर की छत टिकी हुई है। अगर बात नहीं करोगे ना तो वो दीवार अपने अंदर ही खोखलापन ले आती है। आपके घर में सबसे लाचार आदमी बाप होता है, क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं। सबकी उम्मीदें उससे हैं, लेकिन उससे कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा हुआ। तो ये चीज़ें बात करनी चाहिए। काफी डीप लाइन थी ये। हाँ वही है भाई। सही है। तो जैसे हम ये एक 20 मिनट का एपिसोड देखते हैं, है ना, किसी भी सीरियल का, तो इसके बैकएंड में क्या वर्क होता है? क्योंकि आम जनता को, मेरे जैसे लोगों को ना जानना होता है कि यार ये बैकएंड कैसे वर्क कर रहा है। वो 20 मिनट का जो शूट है उसको रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगा, और हमें तो टेलीविजन पे 4 लोग दिख रहे होते हैं, तो सेट कैसा होता है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए भाई। एक तो जो टीवी का एपिसोड आता है ना, वो आधे घंटे का आता है। आधे घंटे के अंदर आप 18 मिनट की फुटेज होती है, 12 मिनट एडवर्टाइजिंग होती है। शूट होता है आधे घंटे के लिए, लेकिन वो अगले दिन पे डाल दिया है। तो हमेशा आप कभी भी सीरियल देखते हैं, ये मत सोचिए आप आधे घंटे सीरियल देखेंगे, आप 18 मिनट ही देखेंगे। बीच में MDH वाले या जो मसाले वाले वही आने वाले हैं। तो गाइस मसाले कम खाइए, क्योंकि पता चला कैंसर होता है। तो सीरियल जो हम देखते हैं ना, वो बड़े बन ठन के मेकअप करके, हीरोइनें लदी हुई ज्वेलरी से, वो सबके पीछे बड़ी मेहनत होती है। सेट के ऊपर कम से कम लो से लो बजट वाले सेट के ऊपर नाना करते 70 से 80 आदमी काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर 10 लाइटमैन होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हर आर्टिस्ट का एक पर्सनल बॉय भी होता है, और 10 से 12 आर्टिस्ट भी सेट के ऊपर है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, उनके असिस्टेंट भी आए हुए हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी हैं, आर्ट डायरेक्टर भी है, बहुत सारे लोग होते हैं। सेट पे आप जाते हो, मेकअप वगैरह होता है, स्क्रिप्ट और एक्टिंग। सीरियल एक्टिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आप जब किसी मूवी की तैयारी करते हो ना भाई, तो आप 1 महीना पहले आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप रीडिंग कर लेते हो, आप पढ़ लेते हो, आपको ग्राफ समझ में आता है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मैं रात को 1 रात पहले भी अब स्क्रिप्टें आ जाती थी, अब वो बंद हो गया है चक्कर। अब आप सेट पे जाते हो, मेकअप कराते हो, आपको इतना मोटा बंडल देंगे, कहेंगे याद कर लो, आधे घंटे बाद आपका सीन है। आधे घंटे बाद? हाँ बस आधे घंटे बाद। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लेट पहुंचे और आपने ये याद कर लिया, आपने वो पूरा बंडल याद कर लिया। ऐसा भी नहीं कि रट्टा मार लो, कटिंग वटिंग हो जाती है। आपने पूरा वो बंडल 15-20 पेज याद किए, सेट पे गए, सेट पे जाके बोले सर मैं रेडी हूँ। कहता आधी 2 मिनट दो यार, कुछ चेंज हुआ है, दूसरी स्क्रिप्ट आ रही है, 5 मिनट में आ जाओ। अब सोचो, अब कई बार ये हो जाता है कि आप डायलॉग बोलना था ये वाला, आपने बोल दिया पिछले वाला। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत मुश्किल है, बट देखने में बड़ा आसान लगता है, बहुत मुश्किल होता है।
तो इसी इंडस्ट्री की जो डार्क साइड है ना, ओए होए। उसको डिकोड करते हैं आप। क्योंकि मतलब आम लोगों के बीच में ना, जैसे मेरे जैसे लोगों के बीच में ना, ये धारणा है कि ये जो अपनी टेलीविजन इंडस्ट्री है या जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये ना बहुत डार्क है, बहुत गंदी है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों तक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसकी रियलिटी क्या है, ये वाकई सच है, और है तो ये किस तरीके से चल रहा है? मैं हमेशा भाई एक चीज कहता हूं कि आप जो भी देख रहे हो वो सब कुछ सच है, पर देखना इतना है कि वो सच किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। मैं आज भी ये कहता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, बॉलीवुड के बारे में जितनी बातें बताई जा रही है वो सब सच है। जैसे कि और एक चीज और बता देता हूँ कि जो भी दिखाया जा रहा है ये समझिए कि उसको बहुत 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 कम करके दिखाया जा रहा है। जैसे मैं आपको ना एक रिसेंट केस बताता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, जो आपने मेल वाला बोला था, मेरे साथ भी हो चुका है। जो ये गे वाला, ये जो चक्कर आ जाता है, कास्टिंग काउच वाला जो आता है, मेरे साथ हुआ था। मैं एक बहुत, और ये सोचिए सीनियोरिटी कितनी होती है, एक 60 साल का कास्टिंग डायरेक्टर। मैं एक प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूँगा, मैं प्रोडक्शन हाउस में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं नया नया था, देसी सा लड़का, एंटर करता हूँ, 15-20 बच्चे बैठे हुए, तो एक आदमी आता है सामने से, बोलता है आपका नाम? मैंने बोला आदित्य है। किस लिए? मैंने बोला सर ऑडिशन देने के लिए आया हूँ ऐसे ऐसे सीरियल का। तो बोलते हैं ओके, आप कल आ जाइए, आज तो ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने बोला ठीक है सर। मुझे लगा कि यार इसको शायद मेरे अंदर कुछ दिख गया, ये अलग से मेरे को बैठा के बातचीत करेगा, शायद अब तो मैं स्टार बनने वाला हूँ। मैं अगले दिन गया, थोड़ा आधा घंटा और पहले पहुँच के, जाके देखा एक भी आदमी नहीं है वहाँ, पूरा स्टूडियो खाली पड़ा, पूरा प्रोडक्शन हाउस खाली पड़ा। वो मैं गया और मैंने बातचीत करी, उन्होंने बोला आदि कैबिन में आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मैं कैबिन में चला गया। अब मुझे नहीं पता ना क्या आने वाले टाइम में क्या होने वाले मेरे साथ। मैं खुश हो रहा हूँ कि यार, है ना, यही सेम फीलिंग मेरी थी कि भाई आज तो बन गया, मैं अब फोन करूंगा घर जाके कि मैं आ रहा है आपका बेटा फ्लाइट में बैठ के। मैं गया कमरे में, उन्होंने बगल के चेयर पे मेरे को बैठाया, बातचीत होनी शुरू हुई। आदि कहाँ से हो? मैंने बोला सर मैं हरियाणा से हूँ, ऐसे ऐसे, फैमिली में कौन कौन है, और एक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने सारी बातें बताई अपने। तो उन्होंने बोला कि देखो आदि, सारी बातें एक साइड में, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड था। ये 60 साल का आदमी बोल रहा है हरियाणा के आदमी को, जो हरियाणा में जिसको पता ही नहीं चीज़ें होती क्या है। तो मैं ये सोच रहा है यार, मैं इसको दादा समझ के बैठा था, ये कुछ और ही निकला। समझ रहे हो, ये होता है ना कि 60 साल का आदमी हम दादा समझ के, ये क्या हो रहा है। उसने मेरी थाइस पे हाथ रख दिया और वही जो चीज़ें होती मसलना शुरू किया, थाइस को रब करना शुरू किया। दिमाग खराब नहीं हुआ? भाई दिमाग खराब तब होगा जब कुछ समझ में आए। मैं ऐसे था, मैं ब्लैंक था कि मैं इसको अगर मार दूंगा तो कलेश हो जाएगा, कुछ मैं इसको कुछ बोल लूंगा तो काम खराब। मैं कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा था कि मैं बोलूं क्या इसको। तो मैं बस बैठा, मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, चलो देखते हैं क्या है। तो बोला मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे चीट किया, मैंने उसे गाड़ी दी थी, मैंने उसे घर दिया था, तुम तो मुझे चीट नहीं करोगे ना। मैं सोचा यार, मैं हाँ तो बोलना दूर की बात है, ये पहले हो क्या रहा है मैं यही समझ लूं। बस वो एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि यार ये वही बातें हो रही है जो मैं सुन के आया था, जो आपने बोला ना कि जो हम सुनते हैं वो वहां जाके मेरे साथ होना शुरू हुआ था। तो मैंने एकदम से हाथ उसका झटका और मैंने बोला सर देखिए, मैं फिर वो अपनी हरियाणा वाली में आ गया। तो मैंने बोला सर ऐसी बात है, देखो मैं हूँ हरियाणा से और हमारे यहाँ सीधा बात नहीं करते, पेलते हैं। ये हरकत आज आपने कर दी, पर आइंदा कभी करना मत, और ना मैं इस प्रोडक्शन हाउस में कभी पाँव रखूंगा। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, देखता हूँ कौन तुम्हारा बाप तुम्हें इंडस्ट्री में काम देता है। मैंने बोला जिसको मिलना होगा वो मिल जाता है, ये बकचोदी वाली बातें करनी नहीं है, आप अपने घर ठीक हो, मैं अपने घर ठीक हूँ। मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैं उस प्रोडक्शन हाउस में गया भी नहीं। वहाँ से 2-3 बार कॉल आए, बट मैं हमेशा ये पूछ लेता हूँ कि वो आदमी तो नहीं है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर भी चेंज होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात डार्क साइड की, तो ये तो वो था जो मेरे साथ हुआ है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं भाई, जैसे आपको शौक लगेगा सुन के कि एक कपल है, नामचीन कपल है बॉलीवुड के अंदर, उनकी फैंटेसीज हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ बिस्तर पे भेज रहा है और चेयर डाल के बैठ के देख रहा है, ये हो रहा है, ये फैंटेसीज है। वो दोनों का म्यूचुअल है, एग्रीमेंट है। ऐसे भी कपल हैं बॉलीवुड के अंदर। और ये एक्टर के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, ये प्रोड्यूसर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ऐसे भी कपल देखें जो आपके सामने आएंगे, हाथ पकड़ के आएंगे, लवीडा भी बन के आएंगे, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि आप किसी के साथ जाके सो जाओ, आप किसी के साथ जाके सो जाओ, कोई किसी को कुछ नहीं बस हम साथ में रहेंगे तो ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी। ये है डार्क साइड। आप चाहे सुशांत वाला सुन रहे हो, चाहे किसी का, जो भी आप सुन रहे हो सब सच है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ई फॉर बट जो चीज़ें होती है ना, आप बॉलीवुड के अंदर जाके ना आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो। 2 चीज़ें होती है, या तो आप चुपचाप देखते रहो, काम करते रहो, और अगर बोला तो फिर निकल जाओ यहाँ से। बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म चलता है, बट नेपोटिज्म उछाल दिया गया, ये चीज़ तो कभी
बवाल वाली थी भी नहीं वो। आप हर फील्ड में कोई पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला ही बनता है, उसमें तो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, दिक्कत तब है जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से नहीं। मुझे एक बहुत बड़े एक्टर के ऑडिशन, दोस्त के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, कोई नामचीन एक्टर था, अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, इमेजिनेशन कर लेना आप गाइस, कमेंट में बताना किसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा है चॉकलेटी सा है, कार्तिक आर्यन नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ा चॉकलेटी सा है। तो मेरा ऑडिशन हुआ, उसके दोस्त के लिए ऑडिशन हुआ। अभी तो मैं थोड़ा सावला हो गया हूँ, टैनिंग वैनिंग हो गई है। उस टाइम पे मैं गोरा चिट्टा, मेरा ऑडिशन हुआ, 3 दिन तक मैंने वेट किया, और वो मेरी पहली फिल्म थी, और फिल्म भी आ चुकी है और सुपर हिट हुई है वो फिल्म में। मुझे बुलाया गया उसके सेकंड दोस्त के लिए, 3 दोस्तों की कहानी थी, मुझे कास्ट भी किया गया, मुझे बोला कि आप डन हो गए हो। बाद में मुझे पता चला जो हीरो है उसने ये बोला है कि ये मेरे से लंबा है और मेरे से ज़्यादा गोरा है, इसको हटाओ, मैं नहीं दिखूंगा, ओवरशैडो कर देगा ये चक्कर है। तो अब आप मुझे बताइए, या मैं अपनी हाइट कम करूँ या मैं काला हो जाऊं। तो आपको नहीं पता है कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हो। हमें बोला तो जाता है कि आप अच्छा दिखो, जो लाइन बना लो, बाल सेट रखो, बॉडी बॉडी फिट रखो, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगे फिर आपके जो हीरो होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम जाए कहाँ। और गलती कास्टिंग डायरेक्टर की भी बहुत ज़्यादा भाई। मैं कई नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर जो ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक्टिंग करो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्टर बनने आए हो, एक्टिंग करो, बाकी काम हम करा लेंगे। वही जब कास्टिंग के लिए बुलाते हैं तो ये बोलते हैं कि तलवार चलानी आती है, घुड़सवारी आती है, स्विमिंग आती है। ये तो फिर वो दोगली वाली बात हो गई ना, या तो आप एक्टर ही बनाओ या फिर एथलीट बना दो पूरा। और सर मैं तो शक्तिमान हूँ, उड़ भी सकता हूँ। हाँ, वो वाली चीज़ है ना यार, एक तरफा कुछ है ही नहीं। बॉलीवुड में वही है, 2 तरफा चीज़ें चल रही है, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो जैसे डिमीन करने के लिए नहीं पूछ रहा, इसको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है इस पॉइंट को। अभी ना मतलब कुछ ऐसे इंटरव्यूज वगैरह भी देखने को मिले जिसमें एक लड़का है, एक लड़की पहुंचे हैं इंडस्ट्री में, और वहां पर सीधा ही एक रेट कार्ड बना दिया गया है। तो ये रियली फैक्ट है क्या कि एक रेट कार्ड रेडी होता है कि इतने में आओ, एक्टिंग भी मिल ये जाएगी? होता है, बहुत होता है। गलती हमारी है, नई लड़कियां जो जा रही उनकी है। मैं आपको ऐसे कैसे, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत स्ट्रगल किया बेचारी ने, बहुत धक्के खाए, नहीं बनी बात। फिर हमारी बातचीत बंद हो गई थी बीच में। किसी वो होता है ना कि यार आप एक टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हो तो आप साथ रहते हो, फिर आप कहीं काम कर रहे हो तो बातचीत हमारी बंद हो गई थी। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो किसी डायरेक्टर के साथ या किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लिया, तो मूवी वगैरह करी, पर एक ही मिली, उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसका। जो नई लड़कियां जाती है ना, वो 1 साल धक्का खाती है, 2 साल धक्का खाती है, फिर आता है फैमिली प्रेशर कि शादी कर लो, लाइफ खराब कर रही हो, ये कर रही हो। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब जो वहां पे लोग बैठे, वो बैठे दिग्गज, उनको पता है प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे होती, कैसे जाल में फंसाया जाए। वो आपको इस तरीके से पूरा घुमा के आप वहां पे चले जाओ। ये आपके सोचो, आप जाते हो, आपको कुछ नहीं पता, आप जाओगे, आपको फोटोशूट भी कर दिया, आपका मॉक शूट भी कर दिया, आपके ड्रेस भी ट्रायल हो रहे हैं, आपके साथ एक बंदा भी घूम रहा है, 3-4 दिन आपका माहौल, आपको क्या लगेगा, मेरा तो हो रहा है सब कुछ सेट बन रहा है ना। एट द मोमेंट, कल शूटिंग, आज रात को डायरेक्टर कह रहा है घर पे आ जाओ, कुछ बात करनी है। देखो यार, आप XYZ जो भी हो, आधे घंटे की बात है, अगर हो गया तो ठीक है, वरना आप अपने घर में अपने घर। अब उस लड़की के लिए क्या है बताइए, जिसको कितना प्रेशर आ रहा है, वो क्या करे। वो अपने पूरे सर्किल में बता चुकी है, फैमिली को बता चुकी है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, और एंड मोमेंट पे बोला है कि ये करना पड़ेगा, एल्स सब कुछ गया। अब वो लड़की के हाथ में है, उसे करना है तो चुपचाप कर लो और जाओ, अगले दिन फिल्म में स्टार बन जाओ। अब नहीं करना तो अपने घर जाओ, फिर धक्के खाना शुरू कर दो। अब जिसने इतने धक्के खाए, मुझे ऐसा लगता है वो हाँ ही बोल देते हैं। अब उस डायरेक्टर की या जो भी इंसान होगा, उसकी हवस मिट गई, 10 मिनट का खेल था वो हो गया, चलो उसे मूवी भी दे दी, अब नई लड़की चाहिए। एक के साथ कितना दिन करोगे, ये है डार्क रियलिटी। वहां मन भरा जा रहा है, इसीलिए हर रोज नए हीरो आ रहे हैं, हर रोज नई हीरोइनें आ रही है। लड़कों के लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि लड़कों को पता है कहाँ रोकना है। लड़कों के अंदर एक ईगो होती है कि यार भाड़ में जाए, मैं देख लूंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। लड़कियों के लिए नहीं होता पॉइंट, क्योंकि लड़कियों के वैसे ही जिस दिन वो बोल देते हैं मुझे एक्टिंग करनी है या एक्ट्रेस बनना है, उसी दिन समाज से आउट कर दिया जाता है, तो उसके लिए जाने का बैकअप बहुत कम बचता है। लड़के तो फिर भी कुछ कर लेते। तो ये इंडस्ट्री जैसी आपको दिखाई जा रही है वैसे ही है, बट इतना भी याद रखिए कि बहुत फिल्टर करके दिखाया जा रहा है। मतलब आपको अगर एक इतनी सी खबर मिल रही है तो उसके पीछे पूरा एक blast बहुत होगा। बड़ी PR कंपनी बैठी हुई है बिल्कुल, कि इतना ही दिखाओ ताकि वो ये बैलेंस सा बना रहे। सब कुछ अच्छा भी नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक भी है। ट्रू। अभी आपने जैसे एक चीज बताई थी ना कि डायरेक्टर या जो भी थे वो उनके, तो ऐसा ना मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था कि वो डेटिंग वेबसाइट पे था और उसका मैच हुआ, तो वो मिलने गया उस लड़की से, तो वो मैरिड निकली। तो वो डिनर पे थे तो उसने बताया ऐसे ऐसे करके मैरिड है, तो उसे लगा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मैरिड है, उसकी इच्छा होगी। लड़के यूजुअली इस चीज को माइंड नहीं करते, ठीक। वो सेकंड डेट पे जब जाता है तो वो लेडी उसको बताती है कि एक्चुअली आई एम नॉट जस्ट अलोन, माय हस्बैंड इज आल्सो इंटरेस्टेड इनटू दिस थिंग, बढ़िया। सो दे वांटेड टू हैव अ थ्रीसम।
अब वो उनके साथ जब टच में है तो उसको ना एक बहुत डार्क रियलिटी पता चलती है, और वो ये है कि ऐसे ना बहुत सारे कपल्स हैं जो कि स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कशन मैं इसलिए ला रहा हूं कि ना हर कपल में एक न्यूनेस या कुछ एक्साइटिंग ट्राई करने की एक होड़ होती है या एक चाह होती है, उसको कहां पे रोकना है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कपल्स के साथ काफी केसेस में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि फर्स्टली उनके माइंड में आया कि यार कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नए ट्राई को उन्होंने बेडरूम चेंज किया होगा, स्पाइस अप किया होगा, जो भी चीजें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेके आए वो कि लेट्स इंडल्ज सम अदर थर्ड पर्सन। अब वो हो गया, अब एक टाइम पीरियड के बाद तो वो इंटरेस्ट भी आपका खत्म होगा, वो भी आपके लिए कॉमन बनेगा, ठीक है। नाउ दे आर स्विचिंग बिटवीन द थर्ड पर्सन, वो थर्ड या फोर्थ पर्सन चेंज हो रहा है। उसके बाद यहां तक कुछ नहीं है, इसके बाद जो उसने मेरे को डार्क साइड दिखाई ना, मेरी फट गई थी भाई सही में। उसने बताया यार फिर कुछ कपल्स के सामने पता है क्या ऑप्शन आता है, वो हस्बैंड और वाइफ या वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये सोचते हैं कि यार हम दूसरे लोगों के साथ तो इंडल्ज हो ही रहे हैं, है ना, मैं भी हो रहा हूं, तू भी हो रही है, और लोग हमें अब रीच आउट भी करने लगे हैं, पीपल आर रेडी टू पे 10,000 15,000 20,000 30,000 रुपए फॉर ए नाइट। अब वो इस पेड चीज में चले जाते हैं। तो जो एक फैंटेसी थी वो काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आ गया, धंधा बन गया, धंधा बन गया। अब ये रिश्ता कहां बचा हस्बैंड वाइफ का? इमोशन ही नहीं है ना उसके अंदर, तो फिर वो और ये सारी चीजें जो हैं आजकल वेब सीरीज में भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, रिसेंट वेब सीरीज में आई है। तो ये ना एक ऐसा कंटेंट है जो हमें परोसा जा रहा है, जो जवानी में या उस मूड में जब ठरक आती है तब इंसान देख लेता है, देखने में शायद मजा भी आता होगा, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ये बहुत बुरा है। क्योंकि जो चीज आप समाज में बहुत ज्यादा देखते हो ना, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है कि यार ये सही होगा, लेट्स डू इट। तो ये बहुत डार्क साइड है, आपने सही बताया। दूसरी चीज पता है क्या है भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मूवीज बनाने वाले बुरे नहीं है, वो बना वो रहे जो जनता देखना चाहती है। आप किसी चीज की कंपनी खोलिए, आप पानी बेचना शुरू कीजिए, लोग आपको कंप्लेन करेंगे यार हमें कलर पसंद नहीं आ रहा, कलर पसंद नहीं आ रहा, आप कलर बदल दोगे ना। तो जनता जो देखना चाह रही वही दिखाया जा रहा है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है तो दिखाया जा रहा है। एक 50 शेड्स ऑफ ग्रे नाम है शायद वेब सीरीज का, एक बहुत जो पुरानी आई थी, उसमें मूवी आई थी, बिल्कुल पोजीशंस के बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई थी, BDSM लेके आए और जो भी है। मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है इन मामलों में तो भाई, वो बात है भाई। हाँ अच्छी बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि उस मूवी से आपको क्या एजुकेशन मिली है, ठीक, पहली चीज। लेकिन मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में एक लौते 2-4 लोग ही बचे होंगे जहां नेट नहीं आता, उन लोगों ने नहीं देखी, सबने देखी है। बिल्कुल। और मैं अपनी बता देता हूँ, जब मैंने उस मूवी के बारे में सुना, मैंने देखी है, मैं ऐसा नहीं कहता मैंने नहीं देखी है। जब आप कुछ हवा उड़ता है तो आप देखना चाहते हो क्या है इसमें ऐसा, उसमें देख के सिर्फ यही पता लगता है कि आप जो कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हो, अपनी बीवी के साथ कर रहे हो, आप फुद्दू हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये आता है आपके माइंड में कि ये दुनिया में क्या हो रहा है भाई, हम तो पागल रह गए, हम तो गधे रह गए। आप वो ट्राई करने जाते हो, और जब वो ट्राई करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये तो जानवरों वाली हरकतें हो रही हैं, ये तो आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि ऐसे करो कि मजा आएगा, फैंटेसीज चल रही है, इतनी अजीब अजीब फैंटेसी। ये तो कोई फैंटेसी नहीं है ना, यही चीजें आगे जाके क्राइम में बदल जाती हैं फिर। बिल्कुल सोचिए, आप किसी इंसान को दुख दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, दर्द तो ही रहा है ना। वो 10 मिनट की खुशी के लिए आपने कितनी तकलीफ दी है। 1 हफ्ते बाद दोबारा होगा, 2 हफ्ते बाद दोबारा होगा, फिर वो कॉमन लगने लगेगा। सेम आपने जो बात बोली कॉमन हो जाएगा वो। फिर आप क्या लोहे के रोड निकालोगे, फिर क्या होगा, गर्म पानी डालोगे, क्या होगा। तो गंदगी जानबूझ के फैलाई जा रही है और सारी बाहर से आ रही है। आज इंडिया का आदमी, इंडिया का बच्चा, इंडिया की औरतें, इंडिया की बहनें, माएँ जो भी हैं, हॉलीवुड की नेटफ्लिक्स पे जाती हैं, वेब सीरीज सर्च करती हैं, वेब सीरीज देख रही हैं, तो उनको पता लग गया कि कहाँ क्या देखा जा रहा है। सेम इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है, आपको पता है। बॉलीवुड वालों ने सोचा जब हॉलीवुड की इतनी चीजें चल रही है तो हम क्यों ना बनाएं भाई, जब लोग देख ही रहे हैं तो हम क्यों ना बनाएं। अब जब उन्होंने बना दी तो गालियां पड़ती हैं कि इंडिया में रह के कैसे बना दी, ये सवाल आता है। आपने वहां की क्यों देखी जो यहां नहीं बने। मैं आज भी कहता हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो आप देखना चाहते हो वो दिखाया जा रहा है। आप डिमांड कर दो। लॉकडाउन के अंदर रामायण कैसे चल गई, क्योंकि माँ बापों ने जिद कर दी कि आज बैठ के देखो। हमने तो देखी हुई थी कि तुम भी देखो हुआ क्या था। बच्चे भी बैठ के देख रहे थे, इमोशन आया, देखा था ना रामायण सबने देखी, महाभारत सबने देखी, मजा आया ना। लेकिन वो सिर्फ लॉकडाउन में खत्म हो, क्योंकि सब अपने काम में लगे, सबके हाथ में वापस मोबाइल आ गए। बेटा एक कमरे में, बेटी एक कमरे में, माँ अलग कमरे में, बाप अलग कमरे में। तो जो इंडिया की मेंटालिटी है ना, वो सीधा ऑब्जर्व करने वाली है। इंडिया आजकल वेस्टर्न को लेके इतना हवा में उड़ा हुआ है ना कि जो दिख रहा है ना ग्रैब कर लो, उनके जैसे बन जाए कैसे भी।
बाहर 3 टायरों वाली बाइक आ गई, मुझे भी चाहिए कैसे भी करके। बाहर ऐसा ऐसा ये जो हुकअप कल्चर और ये जो भी, ये बाहर से ही आ रहा है, इंडिया में कभी था ही नहीं। ये थ्रीसम प्रीसम ये कभी सुना नहीं था भाई जिंदगी में। आप इंडियन आदमी हो के आप इमेजिन कर सकते हो आपकी बीवी आपके सामने किसी के सामने सो जाए? बिल्कुल नहीं। आप मार दोगे, चाहे क्राइम ही क्यों ना हो, आप खुद मर जाओगे या उसे मार दोगे, ये फैक्ट है। ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं फिर? ये क्योंकि ये बाहर हो रहा है। बाहर औरतें एक टाइम तक अपने हस्बैंड के साथ रहती है, देन कहते हैं कि ओके नाउ वी आर सेपरेटेड, आप मेरा भी मन भर गया, मुझे कुछ नया चाहिए लाइफ में। पति कहता है कि हाँ ठीक है यार, मेरा भी मन भर गया, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि आज से तुम अपनी जिंदगी जो, मैं अपने, लेकिन बाहर नहीं दिखाएंगे। इंडिया वाले तैयार थे बैठने के लिए, चलो कुछ क्रेजी करते हैं, करो क्रेजी। फिर ये बात ना आपने बहुत सही बोली कि जो लोग इस तरीके की चीजें बना रहे हैं हम उनको दोष दे देते हैं। हाँ। लेकिन कोई भी चीज तब बनाई जाती है जब उसकी डिमांड होती है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा? तो कहीं ना कहीं उसे कंज्यूम तो हम ही कर रहे हैं। आदि पुरुष मूवी आई थी, बड़ा बवाल हुआ था उसके ऊपर कि आपने कैसा कैसे दिखा दिया। अब नहीं बनाएंगे। आपने ऑब्जेक्शन उठाया तो नहीं बना रहे ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार गलती कर दी हमने, वो नहीं बनाएंगे। वो जो जिस राइटर ने लिखी थी वो भी कई दिन छुप के रहे थे अपने घर में। बिल्कुल। तो इन चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाओ ना। एक सीए टॉपर करके आई थी, एक नेटफ्लिक्स पे भी आई है, उसके अंदर सेम चीज है। एक एक्टर है जिसके जीजा और साली दोनों एक होटल में जाते हैं, सेक्स वैक्स करते होंगे जो भी होता है, तो वो थर्ड पर्सन को बुलाते हैं, वो उसका जीजा ही निकलता है। जिगोलो वो चल रहा है। ओके। ये क्या क्या दिखाना चाह रहे हो भाई आप? वो जो फिर तो ये वाली बात होगी ना, जीजा साली के जो चुटकुले थे वो तो आपने उसको एक लेवल और ऊपर बना दिया भाई। बिल्कुल। तो अब मैक्सिमम लोग ना ये नहीं समझ पाते कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस तरीके का कंटेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखते हो तो कहीं ना कहीं घर करता है। वो जो बोलते हैं ना बच्चे में एक संस्कार डाले जाते थे, तो संस्कार की कोई किताब नहीं थी कि ये घोट ले और पी ले और वो संस्कार आ गए। वो 15-20 साल एक बच्चा बड़ा होता था, वो देखता था, तो वो उसके साइकी में बैठ जाती थी कि यार ये है। जैसे आप बोल रहे हो हरियाणा वाले हैं, बहुत सॉफ्ट बंदा होगा लेकिन आवाज एकदम बड़ी होगी, दिल से कुछ नहीं चाह रहा, दिल से बहुत सीधा बंदा है, आराम से ही बात करना चाह रहा है। तो ये चीजें बहुत इंपैक्ट डाल रही हैं। यार हमारे घर में 3 साल की बेटी है, कई बार होता है कि आप कितना भी कंट्रोल कर ले, बच्चा कहीं ना कहीं से मेरा मोबाइल उठा लेता है या मेरी वाइफ का मोबाइल उठा के इधर उधर भाग जाती है। वो एक बार उसने कैसे पता नहीं पासवर्ड देख लिया, वो ऐसे टक टक करके खोल देती है। सोचिए उसका माइंड कितना ग्रैब करना चाह रहा है चीज़ों को। पासवर्ड उसे पता है, 1000 एप्लीकेशन होंगी लेकिन उसको पता है यूट्यूब कहाँ से खुलेगा, शॉर्ट्स कहाँ से खुलेंगे, इतना तक 3 साल की बच्ची के माइंड में चल रहा है। लेकिन वहीं पे जब वो रील स्क्रॉल कर देती है गलती से, आप कितने भी चाइल्ड वाला लगा लीजिए, आजकल आर्टिस्ट भी इतने तेज तर्रार हो गए, उसको लिख देते हैं कि यस इट्स फॉर किड, जो आता है, बिल्कुल आता है ना ऑप्शन, उसमें डाल देते हैं यस। अब उसमें गाली दी जा रही है, पति पत्नी को गाली दे रहा है या बच्चा दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है। उसने एक बार देखा, 2 बार देखा, एल्गोरिदम ऐसे ही बार बार आएगा, तीसरे दिन वही बच्चा हमारे घर में गाली दे रहा होता है। बिल्कुल। अब आप उस बच्चे को मार रहे हो, बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है कि ये ताई जी या ताऊ जी या मेरे पापा या मम्मी का मोबाइल है, वो भी यही देखते हैं। तो ये आ रहा है, या आपकी सराउंडिंग ऐसी बनती जा रही। पहले जब हम थे, हमारे जमाने में, ये तो अभी 4-5-10 साल से ही आया होगा, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, हमारे पास कीपैड के, मुझे आज भी आता, मोटरोला के मोबाइल हुआ करते थे, है ना, सिर्फ कीपैड होता था, मैसेज आते थे 1-2, उसमें कोई अश्लीलता नहीं होती थी, लिख के कुछ भेज दिया तो भेज दिया, उसमें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कुछ होता था। मूवीज देखने के लिए रोना पड़ता था कि थिएटर की टिकटें इतनी महंगी होती कि जा नहीं सकते, ले दे के 4-5 यार दोस्तों के एक वीसीआर खरीद लिया, सीडी डाली, अंदर घुसी, आया, ले भाई साहब बैठ के देख लिया। वो पूरा गांव बैठ के देखता था, 15-20 दोस्त बैठ के देखते थे। और जब कोई एडल्ट सीन आया, सब ऐसे होते, ये होते थे लज्जा या शर्म। आज आ जाए, आज कोई सीन आ जाए, बाप ऐसे कर लेगा अरे बेटा मैं आता हूं। कोई ये क्यों नहीं कह पा रहा है कि ये क्या चल रहा है हमारे घर में, आज के बाद ये नहीं होगा। वो डर है, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा, कितनी बार रोकोगे, कब तक रोकोगे। आज आप कोई फिल्म देख रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो आपको नहीं पता कौन सा सीन अडल्ट वाला आ जाएगा, इतना दिक्कत हो रही है हमारे। तो आप जो देख रहे हो वो परोसा जा रहा है, उस दिन बंद हो जाएगा। मैं आज लिख के देता हूँ, आप जाना छोड़ दीजिए थिएटर में, देखना छोड़ दीजिए, अगले दिन से नहीं आएगा। तो वही है। अभी जैसे पैसे की बात हुई, तो लोग ना बहुत ज्यादा सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, और शायद होगा भी, ठीक है। तो रियलिटी में मतलब कितना पैसा मिलता है? जैसे एक सीरियल होता है, उसमें 4-5 लीड रोल होते हैं, वो सराउंडेड होते हैं 10, 12, 20, 25 रोल से, है ना। फिर कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी होते हैं। एक होता है मूवीज का पैसा, एक होता है सीरियल का पैसा। मूवीज का पैसा जो होता है वो होता है, या तो आप मूवी से पहले पूरा पैसा ले लेते हो, जितना भी आपका 30 दिन का काम है, वो डे के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अक्षय कुमार है,
30 दिन में अपनी मूवी या 45 डेज में मूवी कंप्लीट कर देता है, तो वो प्रोड्यूसर को पता है इसका बजट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, तो ये 1 करोड़ रुपए लेगा, या तो वो पहले दे देता है या फिर मूवी कंप्लीट होती है तो उसके दिन 1 करोड़ रुपए दे देता है। सीरियल में अलग होता है, सीरियल में होता है पर डे सिस्टम। जिस दिन आप आओगे एक्टिंग करने या सेट पे आओगे उसी दिन का पैसा मिलेगा, उसके अलावा नहीं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा जो जितने भी सीरियल थे अभी मैं भी अर्धांगिनी मीत में, तो ऐसा होता है कि जैसे होशियार वाला कैरेक्टर था, मीत का एग्जांपल दे देता हूं, तो मेरे 15 से 20 दिन ब्लॉक होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको महीने में 15 से या 20 दिन ही सेट पे आना है, बाकी आपका कभी भी गैप हो सकता है, आप कल भी छुट्टी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, वो आपको बता दिया जाता है एक रात पहले। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए पर डे सिस्टम ऐसा होता है कि वहां तो सीरियल में करोड़ों रुपए पर डे तो मिलने वाला नहीं। हाईएस्ट पेड जहां तक मुझे लगता है वो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए किसी आर्टिस्ट का होगा जो बहुत नाम कमा चुका है, हाईएस्ट पेड में आज बता रहा हूं मैं, एक दिन का। तो फॉर एग्जांपल किसी का पर डे 10,000 रुपए है, तो मैं सेट पे गया तो वहां पे जो अकाउंटेंट या जो बैठे होते हैं पीज वगैरह वो लिख देते हैं कि आदित्य सेट पे आ चुका है, तो 10,000 चला जाता है रजिस्टर में। अब जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, स्टार्टिंग के फेज में जिस दिन आपका पहला डे होता है शूटिंग का, उसके 3 महीने बाद पेमेंट आती है। अगले महीने नहीं आएगी, 3 महीने बाद शुरू होती है, तो वो बैकअप हो जाता है, यानी कि 3 महीने के पेमेंट का आपके पास बैकअप है। जब सीरियल खत्म होगा तो भी 3 महीने तक पेमेंट आती है आपकी। वो बैकअप किस लिए होता है मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, शायद वो ब्याज पे पैसा देते होंगे। तो आप जैसे महीने के 15 दिन काम कर लिया तो आपका जितना भी बना वो आपके 3 महीने के बाद सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है, तो वहां होता है पर डे सिस्टम। सीरियल्स में मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज से ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी इतनी ज्यादा है कि आपको बर्डन फील नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी कर ली, आपको मान लो मैं नया लड़का हूँ, मूवीज में अगर मैं आना चाहूँ तो मेरे को हद मार के शायद वो देंगे 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ज्यादा ही महंगा प्रोड्यूसर हो तो चलो 50 लाख भी दे दिए। अब उसके बाद दोबारा स्ट्रगल करना है मूवी के लिए, वो तो खत्म हो गए 30 दिन में। अब वो 50 लाख कितने दे, अगर वो मूवी नहीं मिली मुझे 2 साल तक तो 50 लाख में चलाओ अपनी जिंदगी। लेकिन सीरियल के अंदर सरकारी नौकरी वाला हाल होता है, आप डेली जाओ डेली कमाओगे, तो ये फर्क होता है, कैश फ्लो होता है। हाँ कैश फ्लो होता है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चलता है क्या? आपके साथ कभी हुआ है कि मतलब रोल कट गया या कुछ इस तरीके की पॉलिटिक्स वगैरह? बहुत होती हैं, बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। इनसिक्योरिटी रहती है, देखो हर एक्टर को होती है, हर एक्ट्रेस को होती है कि कोई मेरे से अच्छा ना दिखे, ये फैक्ट है। आज हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, 10 भाई बैठे हुए हैं, एक दूसरे के कपड़े की तरफ देखता है, कौन अच्छा लग रहा है, क्या हाईटेक है, सब देखते हैं। सीरियल में थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपको जनता देखने वाली है, तो लोग जज तो कर लेंगे। इसमें भी बताना कौन सा आर्टिस्ट है वो, मैं एक शो कर रहा था कि ये तो 2 ही हैं, अब तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। एक शो कर रहा था तो उसमें जो मेन हीरो थे, ठीक है ये वाला नहीं है, इससे पहले वाला था, ये बता देता हूँ। तो मैं सेट पे गया तो मेरे को जो कैरेक्टर मिला था, दीपशिखा नागपाल मेरी मदर बनी थी उस सीरियल में, अविनाश सचदेव मेरे बड़े भाई बने थे। सॉरी भाई बट ये फैक्ट है। तो मैं सीरियल कर रहा था, तो मेरा जो कैरेक्टर था वो था बड़ा रॉयल फैमिली का लड़का, छोटा लेकिन चतुर चालाक, सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँ। और जो बड़ा भाई है मेरा वो है थोड़ा सीधा सा, जो बेटा अनिल कपूर जो बना था, वो बेटा फिल्म अनिल कपूर जी, तो पूरा सीधा सा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल कपड़े। एक दिन शूट होता है, 2 दिन शूट होता है, तीसरे चौथे दिन मुझे रियलाइज होता है कि एक क्रिएटिव मेरे पास आके बोलते हैं कि आदि आपके कपड़े थोड़े डाउन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो हीरो हैं उन्होंने ये कहा है कि इनके सामने मैं ड्राइवर लगता हूँ। मेरे कपड़ों से काफी चीजें हटा दी गई जो मुझे रॉयल बना रही थी, तो थोड़ा डाउन किया गया, जो कैरेक्टर को सपोर्ट कर रही थी वो हटा दिया ताकि मैं थोड़ा डाउन दिखूं। और ये हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक शाहिद कपूर की मूवी आई थी कबीर सिंह, उसमें जो उसका दोस्त दिखाया था वो कौन था? साउथ का था, ध्यान भी नहीं, शायद ध्यान भी नहीं होगा, थोड़ा सा अनहेल्दी सा था, मोटा सा था, हाँ बिल्कुल, सावला दिखता था, हीरो टाइप नहीं दिखता था। साउथ का लिया क्योंकि शाहिद कपूर की हाइट कम है, सावला दिखता है, लिप्स भी थोड़े से काले हैं, तो उनसे कंपैरिजन करने के लिए और डार्क चाहिए होगा, तो वो डार्क साउथ से लेके आए थे। ये चलता है। तो ये हर कहीं है, ये हर जगह होगा, सीरियल में भी होगा, मूवीज में भी होगा। जो हीरो को खाने की कोशिश करेगा उसका सब कुछ खा लिया जाएगा। ये ओके, बड़ी मछली से बच के रहो। हाँ, शार्क टैंक चल रहा है भाई। सही कह रहे हो। अच्छा, एक चीज, जो लोग एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाह रहे हैं उनको आप रियली क्या सजेशन दोगे दिल से, एक बड़े भाई की तरह की, एक लड़का या लड़की जाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग ना बहुत ग्लैमराइज हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की चकाचौंध बहुत गजब की है और मुंबई जाते ही फिर लाइफ बदल जाती है।
तो उन लोगों को प्रैक्टिकल सलाह क्या देना चाहोगे कि यार जैसे आप ही का छोटा भाई या बहन बोले अगर तो? ये देखो, मैं हर किसी को कहता हूँ, मैं मेरे से आज भी पूछते, 2-4 लोग आ जाते हैं पूछने, कोई भी चाचा ताऊ के लड़के आ जाते हैं पूछने, तो मैं एक ही सलाह देता हूँ, भाई जाओ अपने दम पे बनने जाना। अगर यहाँ से ये सोच के गए कि मुझे कोई बना देगा या मैं किसी से दोस्ती कर लूंगा या किसी को पटा लूंगा या किसी के तलवे चाट के मैं कुछ नहीं होने वाला। ये एक दिन की चांदनी होती है, एक दिन किसी के जी हजूरी करके कुछ कर लोगे तो एक दिन हो जाएगा। किसी पार्टीज में जाके मुझे काम मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। रात को दारू पियेंगे, भंड हो जाते हैं लोग, वादे कर देते हैं बड़े बड़े, अगले दिन फोन करोगे फोन तक नहीं उठते। ये मैंने खुद देखा हुआ है। मैंने बहुत पार्टीज में गया हूँ लेकिन छोड़ दी, कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टी बातें हो जाती। आप जाते हो अच्छे उस जेस्चर में, लेकिन वहां दारू पी के इतने भंड बातें हो जाती हैं कि उल्टा कुछ कलेशी हो जाता है। अपने दम पे बनने जाओ, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, हो जा मेहनत करो, 1 साल करो, 2 साल करो, खुद के ऊपर काम करो, देखो कि मेरे अंदर कमी क्या है। बहुत सारे एक्टर होते हैं जो घमंड ले लेते हैं कि मैं ही एक्टिंग अच्छी करता हूँ, बाकी सब फुद्दू हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अंदर भी कमियां होगी, दूसरे के अंदर भी कमियां होगी। अपने ऊपर काम करो, अच्छा रहन सहन रखो, खान पीन अच्छा रखो, ड्रग्स वगैरह नशे के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अपने दम पे बनो, बाकी आपको इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ भाई, बनना ना बनना तो बहुत बड़ी बात है, हार मानने के बाद कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपके माँ बाप को पछतावा हो। वहां सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। रीजन सिर्फ एक है, या तो घर से भाग के आ गए हैं, या घर वालों को गाली दे के आ गए हैं, या घर वालों को बोल के आ गए कि मैं बनूंगा तो ही आऊंगा वरना मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि फिर जो सोसाइटी हमारी सो कॉल्ड होती है वो उसको गालियां देने के लिए तैयार बैठी होती है कि गया था हीरो बनने, ये बनेगा हीरो। तो वो लोग ना उस चीज से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं यार अब मेरे को तो यहीं रहना पड़ेगा, मैं क्या करूं, वापस जाऊंगा तो गालियां पड़ेंगी। फिर वो सोचते हैं एंड मोमेंट पे ऐसा आता है कि पैसा भी खत्म हो गया, काम भी नहीं मिल रहा है, घर वालों का भी डर है, समाज का भी डर है, फिर पंखा ही नजर आता है। बिल्कुल। तो ये है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सारे सपने सच होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार किस्मत का भी हाथ होता है। नहीं बने तो नहीं बने, अपने घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता भाई। ये आपने बहुत प्रैक्टिकल बात बोली कि जब यूजुअली किसी भी इंडस्ट्री में देखो ना, इंसान नॉर्मली जाता है, इसमें ना लड़ झगड़ के जाता है। और कुछ एक वो यंग एज में क्या होता है, अंदर से वो एक ईगो भी होती है कि मैं चैलेंज कर दूंगा, कि मैं लौट के ही तब आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। तो अपने पुराने रास्ते ना जला के मत आओ। क्योंकि यार माँ बाप नहीं चाहते आप ऐसे फील्ड में जाओ जहां गंदगी है, ये हकीकत है। उनको पता है, वो आपके पैदा होने से पहले बॉलीवुड देखते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कौन स्टार बना है कौन गिरा है। बड़े बड़े स्टार हैं जो अपने जमाने में जिनकी गाड़ियों को चूमा जाता था लड़कियों के द्वारा, कि निकली है गाड़ी, लड़कियां पागल हो जाती थी, गरीबी में मर गए अपना इलाज कराने के पैसे, उन्होंने देखा है सब कुछ। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके बच्चे तरक्की ना करें, बट वो किसी रीजन से आपको रोकते हैं, और उसके बाद भी हम जाते हैं। मेरे माँ बाप ने भी 1-2 बार बोला होगा कि बेटा देख ले, बोलते हैं बीच में बोल देते थे कि देख ले, नहीं हो रहा था वापस आ जा, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे अंदर वो था, मैं हर वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी, फिर सीखा, और मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत कहाँ था। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट करना बहुत बड़ा रीजन था सोसाइटी, मेरा गलत सोचना बहुत बड़ा रीजन था मेरे रिलेटिव्स। कैसे? क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो मुझे हर्ट कर गई। इनके चक्कर में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, जो मैं चाह रहा था कि मेरे लोग मुझे जानेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे। आप कोई काम करते हो, अपनी लोभी से निकल के करते हो, थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा और चलता है, फिर आप डाउन आ गए। जब तक चल रहा था वाहवाही हो रही थी, जिस दिन चलना बंद हुआ गाली देनी शुरू कर दी। हमने तो बोला ही था, तेरे से तो होगा ही नहीं, माँ बाप की हालत देख, अरे ये तो लाइफ खराब कर रहा है, इसने तो अपनी जवानी खराब कर दी, इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, वहां क्या कर रहा है। और ये आपके आसपास के लोग हैं जिनके बाउंड्री से बाउंड्री टच हुई पड़ी है, ये लोग होते हैं। फिर वो वही लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए गांव के अंदर घुस जाते हैं, गांव से जिले में आ जाते हैं, जिले से शहर में आ जाता है पूरा। फिर वो लोग उनके साथ कोलैब करके फिर वो गालियां देते, अरे क्या हुआ, आया नहीं, खाली बैठा हुआ है, मिल नहीं रहा, ताने आते। तो आदमी को ऐसा लगता है यार ये चीजें मैं अपने घर बता नहीं सकता हूं, क्या करूं। तो मेरे साथ जो हुआ था, मुझे ऐसा लगा, मैं शराब बहुत पीता था उस टाइम पे, शराब हो जाती। तो हरियाणा में वैसे भी अल्कोहल को ज्यादा डेंजरस चीज मानी नहीं जाती, यहाँ तो ठेके में आजकल सबसे सस्ती दारू मिल रही है, में तो शोरूम्स हैं, शोरूम। हाँ। तो शराब नॉर्मली चीज थी, मैं ड्रग्स कभी जिंदगी में किया नहीं, शराब में पीता था, बट उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, और आई थिंक मैंने 1.5 या 2 बोतल गटक ली होगी कंटिन्यूसली में, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डाउन चला गया था, मुझे पता ही नहीं हो रहा था मैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मुझे शांत कर रही है, होता ना आदमी ठंडा हो जाता है। देन वो जब हिट करती है तो फिर ऐसा करता है कि रात के 4:30-4 बजे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, और मैंने 1-2 दोस्तों को फ़ोन किया था। ऑब्वियस सी बात है, रात को 4 बजे या सुबह के 4 बजे कौन दोस्त फ़ोन उठाएगा। तो कुछ हुआ नहीं, अब घर से बात कर नहीं सकते, मेरे को एकदम से सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया, मैं रोए जा रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मरूँ कैसे जिसमें दर्द ना हो।
उस टाइम पे मैं बैठ के बस ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ या किस तरीके से सुसाइड करूँ कि मुझे पेन ना हो। मैंने गूगल पे लिखा, इंग्लिश में लिखा था कि हाउ टू किल योर सेल्फ, कुछ ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश में। तो क्या होता है, गूगल पे आप जैसे लिखते हो ना, गूगल अलर्ट हो जाता है। तो उन्होंने तुरंत मेरे पास हेल्पलाइन लाइन के नंबर आने शुरू हो गया, 9 नंबर से मेरे पास मैसेज आने की कि जिंदगी बड़ी ब्यूटीफुल है, आप हमसे बात कीजिए, हम तैयार। मेरे को लगा कि यार मेरे को ट्रैक कर रहा है कोई, मेरा दिमाग ही अलग तरीके से चलना शुरू हो गया था कि किसी ने मेरा मेरा फोन हैक कर लिया है, मुझे ट्रैक किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो इनको पता लग गया या क्या था, एआई वगैरह तो था नहीं खैर उस टाइम पे। तो मैंने फोन रख दिया साइड में। अब वो जो थोड़ा बहुत फोन की वजह से मैं सही हो रहा था कि थोड़ा वक्त पता लगता रहा, मैं चीजें देखता रहा हूँ, कुछ गाना चल रहा, वो सब भी गायब हो गया। मैं बस ऐसे बैठा हूँ बेड पे, पीछे मेरे खिड़की है, सामने एक वॉल है, इधर से एंट्री एग्जिट का डोर है। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, 4 बजे हुए हैं, मैं पूरा भंड हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया काली हो चुकी है। मेरे को यहाँ भी क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं रस्सी लाके मैंने फोल्ड करके सामने रखी हुई है बेड के बगल में, और मैं ये बैठा हुआ हूँ और मैंने एकदम से मन बनाया चलो भाई लटकते हैं। तो मैं ऐसे उठाऊं और मेरे को अजीब सा बड़ा झटका लगा है, मुझे आज तक नहीं पता, मैं हमेशा यही बोलता हूँ पॉडकास्ट में, मैं बस उठाऊं और मेरे को एकदम से ऐसा हुआ है। जब ये हुआ है तो मैं थोड़ा सा डाउन हो चुका था। वो जब मेरे को झटका सा लगा, मैं थोड़ा डाउन हुआ, मेरे को एकदम से लगा कि क्या हो रहा है ये। मैं गया, मैंने फोन ढूंढा मेरा फोन का, मैंने फोन देखा, उस टाइम पे 8 बजे हुए थे। तो वो जो 4 से लेके सुबह के 8 बजे का जो टाइम है, मेरे को आज तक नहीं पता। या तो आप इसे ये कह लीजिए कि मैं इतना भंड था या मैं इतना नशे में था कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कब तक बैठा रहा, 4 घंटे कब गुजरे। बट मैं गुरुजी में बहुत बिलीव मानता हूँ, जो दिल्ली साइड के लोग हैं, जय गुरुजी जिन जानते होंगे, तो उनकी फोटो मेरे रूम में, उन्हीं को देख के बार बार रो रहा था। बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब वो मैं 8 बजे मेरा झटका लगाया, जब मुझे फील हुआ है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा था, तो जब मैं होश आया है मुझे, उस वक्त बहुत चीजें बदल चुकी थी, वो सारी फीलिंग खत्म हो चुकी थी। मैंने सीधा अपने घर पे फोन किया, घर वालों को बताया, घर वाले भी रो रहे थे, बोला कि ये चीजें करने की जरूरत नहीं, क्यों दूसरों की सुन रहा है, दूसरों के लिए एक्टर बनने गए कि खुद के लिए बनना गए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे। उस दिन मैंने ठान लिया था कि सोसाइटी के माँ का ऐसे की तैसी वाला, उस दिन भाड़ में यार। मैं सीधा कहता हूँ, आज के टाइम में मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरी वाइफ के अलावा दुनिया में कौन आया कौन गया, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, सिंपल सा फंडा बना रखा। तो कोई इस दुनिया में आपका सगा नहीं है आपके माँ बाप के अलावा। तो ये है। तो जिंदगी में कभी टेंशन मत लो किसने क्या बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उस मुकाम तक मत पहुंच जाना कि जहां घर वाले दूर जाने लगे, और उस हद तक मत पहुंच जाना कि आप घर वालों से दूर जाओ या जिंदगी खत्म करने का सोचो। दुनिया आएगी, कहेगी, चली जाएगी, दुनिया का काम है कहना, डायलॉग बड़ा फेमस है, ये फैक्ट है। दुनिया चाहती है आपको नीचे गिराना। दुनिया में इकलौते माँ बाप है जो चाहते हैं हमारा बेटा हमसे ज्यादा पैसा कमाए, बाकी पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये आदमी हमसे कम कमाए। तो ये फंडा है लाइफ। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं कि दुनिया में ना शायद सगे भाइयों में भी ये चीज ना हो, उनमें भी शायद वो ईर्ष्या जेलेसी आ जाए एक समय के बाद, बट एक बाप ही होता है जब उसका बेटा उससे आगे निकल जाता है तो उसका सीना चौड़ा होता है। इफेक्ट है। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बोला, आपकी वाइफ लवली शर्मा एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, सक्सेसफुल है ना, और एक फेस वैल्यू अच्छी है। तो आपको लगता है कभी आप चाहोगे कि वो टेलीविजन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में आए, या उनके माइंड में कभी इस तरीके का थॉट आया हो? नहीं आता है, ऑफर भी आए हैं, बातचीत भी हुई है, बट मैं काफी हद तक प्रेफर करता हूँ कि ना आए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने देखी, सिंपल सी बात है, मैंने जो देखा है मुझे पता है क्या हो रहा है वहां। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी गलत है, बट कुछ रेशो तो है ना। तो मैंने उनको एक चीज बोली हुई कि तुम जाओ, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है, बट जहां भी जाओगी पहले मैं बताऊंगा वो जगह सही है कि गलत है। उस बात पे जाना होगा, अपनी जिद पे नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं मूवी दे रहा हूं, तो मुझे पता है वो प्रोड्यूसर किस थॉट का आदमी है, मैं मना कर देता हूँ। बहुत बार हुआ ऐसा, उनको कोई सीरियल भी ऑफर हुआ था, मैंने मना कर दिया था, नहीं किया उन्होंने। काम करो, काम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। तो जिसके पांव जले हुए हैं, छाले पड़े, उससे पूछो ना कि सड़क कैसी है,